पास्ट एंड हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स, जिसने क्या किया कि बहुत सारे चेंजेस को लाए नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से। 1848 यानी इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट विजुअलाइज्ड वर्ल्ड एज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उसने पूरे दुनिया को एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से के तरह से देखा था। द फर्स्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू अ ट्रांसफर ऑफ sovereignty from monarchy to a body of citizen. The French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity. So, what were the measures and what were the practices? First one is the French Revolution introduced new ideas like La Patrie and Le Citoyen, which emphasized the notion of a united nation. It introduced a centralized administrative system with uniform law for all citizens. New hymns were composed, oaths taken, martyrs were remembered in the name of the nation, internal custom duties were raised up, abolished, state general was elected by the body of citizens, renamed National Assembly, regional dialect were discouraged, French language for speaking and Paris language for writing were accepted as a common language of the country. टोटल का सारांश यह हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज मतलब एकजुटता की एक तरफ जगाई थी। कैसे जगाई थी? उसने क्या किया, ला पैटी और ली सिटियोन जैसे आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया था। बहुत सारे गीत लिखे जा रहे थे देशभक्ति के। उसके बाद स्टेट जनरल को फॉर्म किया गया, जिसको बाद में नाम क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। जितने भी भेदभाव थे सबको ख़त्म किए गए। फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने के लिए और पेरिस लैंग्वेज में लिखने के लिए चुना गया। इसके बाद का टॉपिक आता है नेपोलियनिक कोड। सो Napoleon destroyed democracy in France and introduced the Civil Code of 1804, which came to be known as Napoleonic Code. Civil Code of 1804 को ही हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। इसका मेन फीचर्स क्या क्या था? तो इट रिमूव ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property. It simplified administrative division in Dutch Republic and Switzerland, Italy and Germany. It abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial duties. It removed guild restriction in town areas and transport and communication system were improved. It led to establishment of universal laws, standardized weight and measures and common national currency which facilitate the movement and exchange of goods from one region to another. इसने क्या किया? सिविल कोड ऑफ 1804 ने इसने सारे के सारे विशेष अधिकार जो कि जन्म से बेस्ड थे एरिस्टोक्रेसी वाले, उसको सारे के सारे को क्या किया? ख़त्म किया। इसने लॉ के तरफ से समानता बैठाया। उसके बाद इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को भी सिंप्लीफाई कर दिया डच रिपब्लिक में। इसने क्या किया? फ्यूडल सिस्टम को हटाया और सर्फडम और मैनोरियल ड्यूजेस होते थे ना प्रैक्टिसेस, उससे पीसेंट्स को फ्री कर दिया। इसने टाउन एरिया में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी क्या किया? हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसने बहुत सारे यूनिवर्सल लॉ को क्या किया? सेटअप किया। अब आता है कि आखिर नेशनलिज्म यूरोप में हुआ कैसे? तो मध्य 18वीं सदी में यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो थे वो छोटे छोटे किंगडम, डचीज और कैटोन्स में बटे हुए थे, जहाँ के रूलर जो होते थे उनके पास अपना एक ऑटोमन टेरिटरी होता था। अब एरिस्टोक्रेसी और द न्यू मिडिल क्लास कौन थे? तो एरिस्टोक्रेसी पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर सोशियली और पॉलिटिकली एक डोमिनेंट क्लास होता था। उनका अपना ज़मीन होता था और सारे के सारे एरिस्टोक्रेसी वाले लोग आमतौर पे मैरिज या फिर रिलेशनशिप के बॉन्ड से बंधे होते थे। वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में क्या था? कमर्शियल क्लास उभरा था। उसका एग्जिस्टेंस जो था मार्केट के प्रोडक्शन पर ही निर्भर करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक परिणाम क्या हुआ कि एक नया सोशल ग्रुप जो उभर के आया, वो नया सोशल ग्रुप ही था मिडल एजुकेटेड सोशल ग्रुप। यही वो ग्रुप थे जिसने कि नेशनलिज्म की कामना की थी। अब आखिर लिबरल नेशनलिज्म क्या मतलब था? तो नए मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब था कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। फ्रांस में राइट टू वोट और इलेक्टेड वेयर गारंटेड एक्सक्लूसिवली टू पर्सन हु ओन प्रॉपर्टी। उसके बाद पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट और इकोनॉमिकली इसका मतलब होता था फ्रीडम ऑफ मार्केट। एक नया कंजर्वेटिज्म 1815 के बाद आता है।
जैसे कि 1815 में नेपोलियन हार जाता है तो वहाँ पर कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो ये वैसे लोग थे जो बिलीव करते थे क्या कि एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज शुड बी प्रिजर्व, यानी कि सबका सब चीज़ प्रिजर्व रहना चाहिए। यूरोपियन पावर्स, याद रखेंगे इसको, ब्रैप, BRAP, ब्रैप, BRAP, ब्रैप, इससे कोड से इसको याद रखेंगे कि यूरोपियन पावर्स कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को मिलकर के हराया था, वो वीना पर मिलते हैं और कुछ सेटलमेंट करते हैं। कौन कौन से मेजर पॉइंट थे? तो बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था पावर में। जो जो टेरिटरीज फ्रांस ने लॉस्ट किया था, वापस अंदर नेपोलियन के, उसको क्या करना पड़ा? फ्रांस को खोना पड़ा। ए सीरीज ऑफ स्टेट वॉज सेट ऑफ ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था बेल्जियम को भी इंक्लूड करता था नॉर्थ में और जेनोवा में, उसको साउथ के पैडमेंट में ऐड कर दिया गया। रशिया को नए नए टेरिटरीज दे दिए गए और एक जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट को सेटअप कर दिया गया। रिवोल्यूशनरीज कौन थे? तो इसमें गिसेपी मजीनी का आता है कि गिसेपी मजीनी वॉज अ रिवोल्यूशनरी। ही वॉज बॉर्न इन जून 1805 इन जेनोवा. He was sent into exile at the age of 24 for attempting a revolution in Liguria. वो क्या करता है कि उस समय दो सोसाइटी और फॉर्म कर देता है। फर्स्ट क्या था? यंग यूरोप इन बर्ने एंड यंग इटली इन मार्शले, जिसके मेंबर्स भी उसी की तरह माइंडेड होते थे। एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से 1848 के बीच का आता है। तो पहला अपहीवल जो है फ्रांस जुलाई 1830 में टेक प्लेस होता है। जो बॉर्बन किंग्स थे उनको लिबरल नेशनल रिवोल्यूशनरीज जो थे वो क्या करते हैं? ओवरथ्रो कर देते हैं। और जुलाई रिवोल्यूशन जो है ब्रुसेल्स में राइज हो जाता है। और ग्रीस को किस तरह से इंडिपेंडेंस मिलता है? बहुत दिन से मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन में ग्रीस का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। तो ग्रीस में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल ऑफ 1832 के कारण वहाँ पर क्या मिल जाता है? उसको रिवॉल्यूशन, वहाँ पर नेशनलिज्म आ जाता है और आज़ाद हो जाता है वो। अब रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल वॉर और जंग जीत कर ही हमने क्या की? आज़ादी पाई। इसमें कवियों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। किस तरह से पोइट्स ने अपने पोइट्री में एकता को लगाया, हिम्स को कंपोज किया, एकीकरण में बहुत मदद किया। रोमांटिक इमेजिनेशन इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट, तो 1830 जो था बहुत ही क्या था? इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला ईयर था। क्यों था? क्योंकि इस समय पॉपुलेशन जो है बहुत इंक्रीज हो गया था वहाँ पर से, जिसके कारण वहाँ पर स्टार्वेशन आ रहा था। उतना क्रॉप्स वहाँ पर हो नहीं रहा था और स्टार्वेशन आ रहा था। पॉपुलेशन में इंक्रीज होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन सेलेसिया विलेज के वीवर्स की कहानी आती है। किस तरह उनका जब वेतन नहीं बढ़ाया गया तो उन्होंने शॉप्स को क्या कर लिया था? लूट लिया था। अब रिवॉल्यूशन, लिबरल्स ने क्या क्या रिवॉल्यूशन किया? तो वो चाहते थे कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, बस यही था। इसके कारण उन्होंने मई रिवॉल्यूशन किया। मई रिवॉल्यूशन 18 मई 1848 को कैसे हुआ था? 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे चर्च साउथ पोल में आते हैं और वहाँ पर मई रिवॉल्यूशन को शुरू करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद 3 कंट्री के यूनिफिकेशन के बारे में हमको पढ़ना है। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था? तो 1848 के बाद जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट थे उसको कंजर्वेटिव क्या कर रहा था? प्रमोट कर रहा था। क्यों? उसे स्टेट पावर चाहिए था, पॉलिटिकल डोमिनेशन चाहिए था। जर्मनी में नेशनलिस्ट फीलिंग जो था वाइड स्प्रेड हुआ मिडिल क्लास के, और 1848 में नया मिडिल क्लास जो था वो अलग अलग क्षेत्रों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा था। तभी जो प्रशिया था इसके लीडरशिप को ले लेता है अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटो वन बिस्मार्क। सबसे महान हीरो यही हैं। ओटो वन बिस्मार्क कौन है? इनका गोल ऑफ यूनिफिकेशन था। ये चाहते थे कि हम इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक आर्मी की मदद से हम इस यूनिफिकेशन को पा सकते हैं। मेजर इवेंट क्या क्या हुए? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, FAD, फैड से इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 सालों तक 3 लड़ाइयाँ चली। उसके बाद कौन जीता? जर्मनी जीता। और 17 जनवरी 1871 को एक असेंबली कॉम्प्राइजिंग ऑफ, मतलब जर्मन स्टेट के बहुत सारे लोग को चुनते ओटोमन बिस्मार्क को वहाँ का चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया। कैसर विलियम को प्रशिया का राजा घोषित कर दिया गया। उसी तरह यूनिफिकेशन ऑफ इटली में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इटली जो था पहले 7 प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पायडमोंटी इटली प्रिंसली हाउस के अंदर में आता था। तो उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ का रहा। पहले थे गिसेपी मजीनी। तो 1830 के टाइम में गिसेपी मजीनी एक रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन स्टेट को बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया और उसके बाद यूनिफिकेशन में रोल प्ले किया। काउंट कैमिलो कैवर क्या थे?
तो वो एक अलायंस में, फ्रांस के साथ एक अलायंस में घुस जाते हैं और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट करने में बहुत ही मददगार साबित करते हैं और एक बहुत ही अच्छे रोल को प्ले करते हैं। गिसिपी गारिबाल्दी क्या था, तो ये गिसिपी मजीनी का ही एक रिवोल्यूशनरी जो नहीं चलता था सीक्रेट सोसाइटी, उसका एक मेंबर हुआ करता था। उसके बाद मेजर इवेंट क्या क्या हुए, तो सबसे पहले 1861 में 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को वहाँ का किंग घोषित कर दिया गया और मार्च 1860 1860 में जो टोटल का टोटल सेंट्रल इटालियन स्टेट था वो पाइडमोंट में यूनाइटेड हो जाता है। अब ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की कहानी आती है, तो वहाँ पे क्या था कि पहले कोई इंग्लिश नेशन वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था, उनके कॉमन कल्चर वेल्स, स्कॉट, इरिश ये सब थे। तो इंग्लिश जैसे ही धीरे धीरे पूरा वेल्थ में, इंपॉर्टेंस में, पावर में ग्रो किया, तो ये अपना इन्फ्लुएंस को दबाने में क्या हुआ, सक्षम हुआ। इनकॉपरेशन ऑफ स्कॉटलैंड, अब क्या था, स्कॉटलैंड वहाँ पर इनकॉपरेट कर रहा था, लेकिन द एक्ट ऑफ यूनियन यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 का जो एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 का, उसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को क्या किया, फॉर्म कर दिया। और इसीलिए आपको पता चलेगा कि ग्रेट ब्रिटेन किस तरह से फॉर्म हुआ, तो एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 से फॉर्म हुआ। याद रखना है कि आयरलैंड जो था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक ग्रुप में बटा हुआ था। उसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन, आप नेशन को किस तरह से देखते हो, तो 18 और 19वीं सदी में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को एक फीमेल फिगर्स के रूप में दिखाया था। इसको फीमेल एलोगरीज कहते हैं। तो फीमेल एलोगरीज नेशन में, अब फ्रांस में फीमेल एलोगरी कौन थी, तो फ्रांस की फीमेल एलोगरी का नाम मैरियाना था। जर्मानिया कहाँ की थी, जर्मन नेशन की थी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मैरियाना के एक रेड कैप थी, ट्री कलर था और कॉकेड था, जो कि उसके लिबर्टी और रिपब्लिक को क्या दिखाता था। मैरियाना का जो इमेज था वो सिक्कों पर, स्टैम्प पर भी दिखाया जा रहा था। अब बाद में पता चलता है कि राष्ट्रवाद तो हमने शुरू किया था, लेकिन ये बाद में क्या बनने लगा, इम्पेरियलिज्म बनने लगा। हमने सोचा था कि ये एकजुटता का कारण बनेगा, लेकिन ये लड़ाई, युद्ध का कारण बन गया। अब इसमें आपको बाल्कन्स के बारे में पढ़ना है। बाल्कन जो था एक जियोग्राफिकल और इथनिक डिफरेंस का बहुत ही बड़ा रीज़न था। इसका क्या था, सबसे पहले देखो कि बाल्कन का एक लार्ज पार्ट जो था ओटोमन एम्पायर के अंदर में था और बाल्कन जो है इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एक एरिया बन गया। स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कठोरता चली। इस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे पावर हो गए, जैसे कि रसिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारा का सारा कंट्रोल कर रहे थे बाल्कन्स में। इससे क्या हुआ कि एक सीरीज ऑफ वार वहाँ पर होता है और पहला वर्ल्ड वार वहीं से शुरू होता है। नेशनलिज्म जो था वो एलाइड हो जाता है इम्पेरियलिज्म में और यूरोप के पूरे विनाश का कारण बनता है 1914 में। सो दिस वॉज द एंटायर चैप्टर विच आई हैव taught in this class. So please support me live and subscribe the channel.